हेलो दोस्त। तो आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक टॉपिक हमने डाला है स्तंभबाजी। ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं कि स्तंभबाजी के बारे में वैसे भी लोगों को पता होगा, जब से कि छावा मूवी आई है तब से लोगों को मैक्सिमम चीजें इसके बारे में पता हुई है। बट मूवी और हकीकत में बहुत ही डिफरेंट रहता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कुछ क्या है नहीं है। जैसे देखिए, संभाजी महाराज जो थे ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र हुए थे। और ये दूसरे मराठा साम्राज्य के शासक बने थे, छत्रपति बने थे। इनका शासनकाल 1656 ईस्वी से 1690 ईस्वी तक यहाँ पे दिया हुआ है। बट इन्होंने जो शासन किया था, इन्होंने क्योंकि शिवाजी का मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गया था, तो 1681 ईस्वी में इन्होंने गद्दी पर बैठा था। 1689 से 90 के आसपास, 89 या 90 दोनों आता है, 1690। कहने का मतलब इनका शासन जो था 1681 से 1690 ईस्वी के बीच था। ठीक है। ओनली 9 या 10 ईयर का शासन था, बट बहुत ही लाजवाब शासन किया था इन्होंने। इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि शिवाजी महाराज इतने महान हुए कि उनके सामने संभाजी नजर नहीं आया। बट ये था कि महानता का इनका बहुत चर्चा हुई थी। जैसे कि देखिए, इसके बारे में अगर हम लोग आगे जाएंगे तो संभाजी जो थे, इनका तो मराठा साम्राज्य के द्वितीय शासक तो बने ही थे। इन्होंने टोटल अपने जीवन में 121 युद्ध लड़े थे। 121, 121 युद्ध लड़े थे, जिसमें कि सारे जीते थे इन्होंने। एक भी युद्ध उसमें हारे नहीं थे। समझ सकते हैं कितने कॉन्फिडेंस वाले आदमी थे और सच में कितने वीर थे ये। इन्होंने दक्षिण भारत में मुगलों के आक्रमण को रोकने में संभाजी का प्रमुख भूमिका रहे। सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई किया था तो संभाजी ने मुगलों को किया था। उसके बाद हम लोग एक चीज और देखते हैं इसका, संभाजी के बारे में। जब ये बचपन थे, बचपना थी इनकी, जब बचपन थे तो वे एक मतलब साई बाई का पुत्र थे। ये शिवाजी की पत्नी थे साई बाई, है ना। तो जब वे 2.5 साल के थे तो उनकी माँ का निधन हो गया। साई बाई का मृत्यु हो गया था। उसके बाद इनका देखरेख करने वाले कौन थे? तो उनका दादी जो थी ना, माँ की मृत्यु के बाद शंभू राजे का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया था। ठीक है। शिवाजी का माँ जो थी जीजाबाई, उन्होंने इसका देखरेख किया था। और दादी के पास रहते रहते इनका दादाजी शाहजी से काफी इनका लगाव था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी की तरह ही पोते संभाजी को सब प्रेम, राष्ट्रहित, हिंद स्वराज, देश की भक्ति, ये सब के बारे में काफी मतलब उसको एजुकेट किया, काफी उनको मतलब समझाया, पढ़ाया और उसके बारे में सिखाया। संभाजी ऐसे थे, गणित, तर्क, भूगोल, इतिहास, पुराण, रामायण, व्याकरण आदि में बहुत मतलब ज्ञाता हो गए थे। क्योंकि इनका जो गुरु था काशीराम, उन्होंने इनको इन सब चीजों की शिक्षा दिया था। और उसके बाद उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी दिया था। तो फिजिकल ट्रेनिंग देने वाले जो थे वो उनका पिताजी था शिवाजी। इन्होंने उसको फिजिकल ट्रेनिंग दिया था, शारीरिक परीक्षण दिया था। जब उनकी उम्र 14 साल हो गया, तब वो उन्होंने ग्रंथ लिखा था। देखिए, बद्धभूषण, नख सीख और नायिका भेद, 7 पाग, ये सब सारे उन्होंने उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए, संभाजी जो लिखे थे अपना ये सब ग्रंथ वगैरह, यही सब है, ये सब लिखे थे। और ये है हमारे प्यारे संभाजी। उसके बाद देखिए, शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र होने के नाते संभाजी अपने पिता द्वारा हिंद हिंदवी स्वराज के निर्माण के लिए बहुत सारे प्रयास किए। और उनके साथ, अपने पिताजी के साथ कदम से कदम मिला के चलते रहे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। संभाजी की सतीली माँ
सोयराबाई सोयराबाई उनकी जो सौतेली माँ थी, वो नहीं चाहते थे कि संभाजी वहाँ का शासक बने। उन्होंने राजा राम से मराठा साम्राज्य का अगला राजा बनने के लिए कहा। जो राजा राम था इनको कहा कि अगला सम्राट बनने के लिए। यह सुनकर संभाजी को थोड़ा सा मतलब बुरा लगा। उनको ये लगा कि मेरे रहते हुए कोई कैसे बन सकता है, क्योंकि सब शिवाजी जी जो था वो ऑलरेडी संभाजी को शासक घोषित कर दिया था इनडायरेक्ट रूप से, तो बनना भी उन्हीं को चाहिए था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था संभाजी, जब उनकी सौतेली माँ सोयराबाई ने कहा था कि उनका सौतेला भाई राजा राम मराठा के शासक बनेगा। यह सुनकर संभाजी ने पन्हाला किला और रायगढ़ का किला जीत लिया। पन्हाला किला और रायगढ़ का किला जीत लिया और 20 जुलाई 1680 को उनका हिंदू वैदिक परंपराओं के अनुसार राज्याभिषेक से करवा लिया गया था। बन गया शासक। उसके बाद देखिए, शिवाजी जब शासक बना तो सबसे पहले उन्होंने जो काम किया था वो तोरन को सबसे पहले जीता था उसने। शिवाजी ने खानदेश पर आक्रमण किया था, खानदेश को जीता। उसके बाद देखिए उन्होंने मैसूर पर आक्रमण किया था। उसके बाद देखिए पुर्तगालियों पर आक्रमण किया था। ये देखिए हमारे शिवाजी का जो पिक है वो बनाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज बताया गया है, इतिहास में सिकंदर जैसे बहुत कम ही राजा महान हुए हैं जिसे कि हराना असंभव था। संभाजी महाराज उन्हीं में से एक थे, चुनिंदा में से एक थे, काफी महान थे वो। देखिए गनौजी कौन था, गनौजी सिरके, ये कौन था? गनौजी सिरके जो था वो इनका बहनोई था, संभाजी का बहनोई था। ठीक है। संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे थे। ठीक है। इसकी योजना और आगे की कार्रवाई के लिए संगमेश्वर में एक बैठक बुलाई गई। संगमेश्वर देखिए ये महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे संभाजी ने एक बैठक बुलाई थी जिसका कि मुद्दा यही था कि मुगलों को कैसे भारत से भगाया जाना चाहिए। तो देखिए इसमें इनका जो जीजा जी थे, गनोजी सिरके, संभाजी महाराज के बहनोई थे। इन्होंने वतनदारी और जागीरदारी देने से इनकार किया। इन्होंने इनके साथ बैठक करके इनको हेल्प करना चाहिए, तो इन्होंने उनके करने के अलावा अपनी भागीदारी मांगने लगा, जागीर मांगने लगा। तो संभाजी ने इनको देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो देने से क्या होता है कि वो सत्ता बंट जाती और कमजोर पड़ जाते, फिर देने से मना कर दिया। अंतः गनोजी सिरके ने क्या किया था कि वो जाके मुगलों के साथ हाथ मिला लिया और इनके साथ विश्वासघात कर दिया। तो विश्वासघात करने के बाद उनको सब कुछ जाके बताने लगा, यहाँ जो बीत रही थी, जो हो रहा था, हर चीज मुगलों के पास जा रहा था। संभाजी राजे ने अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का प्रयोग करने वाला था या किया था वो केवल मराठा को ही प्राप्त पता था, और गनोजी सिरके चूंकि मराठा था तो उनको भी पता था। और गनोजी सिरके ने क्या किया था कि मुगल का जो सेना था मुकर्रब खां को संगेश्वर का गुप्त मार्ग के बारे में बता दिया था जाके। तो बता देने के बाद तो वो लोग फिर एक्टिव हो गया। तो बता करके उन लोगों को संगेश्वर बुला लिया। तो गुप्त बैठक के बाद गांव वाले के आग्रह पर भी उनकी बात का सम्मान करते हुए कुछ समय तक प्रतीक्षा करने को तैयार हो गया। जब बैठक संगमेश्वर में खत्म हो गया तो संभाजी लोग अपने घर आने लगे। तो वहां के गांव वाले लोग जो थे संगमेश्वर के, उन लोग रुकने को कहा, कुछ उनसे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा रुकिए, यहाँ का स्थिति देख लीजिए। फिर संभाजी ने वहां रुकने के लिए तैयार हो गया, और तैयार हो गया तो उन्होंने गलती ये करी थी कि उन्होंने सेना को अपने साथ रायगढ़ भेज दिया। जो सेना उनके साथ आया था टोटल को उन्होंने रायगढ़ भेज दिया। अपने साथ सिर्फ 200 सैनिक रखा। ठीक है। अपने मित्र और सलाहकार कवि कलश इनका सलाहकार बहुत ही प्रेमी था, बहुत ही विश्वसनीय प्रेमी था, साथी था। तो इनको रोका था
और 24 विश्वसनीय सलाहकार और रोके थे, 24-25 को। ठीक है। उसके बाद संभाजी महाराज गांव से बाहर निकल ही रहे थे कि 10,000 मुगलों सैनिक मुकर्रब खां के नेतृत्व में आकर के इनको घेर लिया। अब कहाँ इनके पास 20 सिर्फ 200 सैनिक है और मुगलों के 10,000 सैनिक आ गए और सभी में काफी भयंकर मतलब युद्ध टाइप का झड़प हो गई, जिसमें कि काफी खून खराबा हुआ, लोग मारे गए, काफी लोग घायल हुआ। बट मराठा लोग काफी मतलब एक्टिव थे, बहुत ही प्रशिक्षित थे, तो उन लोगों को काफी दिक्कत हुई थी। भयानक रक्तपात हुआ था। संभाजी राजा को सेना ने अपनी पूरी ताकत से मुगल सेना का सामना किया, लेकिन अंतोगत्वा यही हुआ कि लास्ट में परिणाम यही हुआ कि मुगलों ने संभाजी को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है। सबसे पहले जुल्फिकार खान सेना के साथ छत्रपति संभाजी भोसले और कवि कलश को कराड़ बारामती के रास्ते बहादुरगढ़ ले गया। ठीक है। उनको देखिए यहाँ पे नहीं रखा, उनको बहादुरगढ़ ले गया। उसके बाद वहां ले जाने के बाद फिर अंतिम दिनों में उन्हें भीमा, भामा, इंद्रायणी, ये तीनों नदी त्रिवेणी संगम है, वहां पे तुलापुर ले गया था। वहां औरंगजेब ने उन दोनों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया। किन के साथ? संभाजी और कवि कलश के बीच काफी मतलब गलत व्यवहार किया था। जैसे कि औरंगजेब ने संभाजी राजे राजे एवं कवि कलश को जोकरों के कपड़े पहनाकर ऊंटों पर बांधकर उनका अपमान किया, तथा ऊपर कीचड़ गोबर ये सब फेंक करके उनको काफी लज्जित करने की कोशिश किया। शंभू राजे और मतलब संभाजी और कवि कलश दोनों ने अपने आराध्य नाम जगदम्बा जगदम्बा बोलते रहे, जपते रहे, लेकिन उन्होंने कभी झुका नहीं। इतना अपमानित होने के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब दरबार में ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने अपने जीवित रहने के लिए संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। तो सबसे पहला शर्त तो ये था कि सभी मराठा किलों पर कब्जा करे और मराठा साम्राज्य के छिपे हुए खजाने की उजागर करे। उन्होंने कहा कि सारा किला मराठा लोग मुगलों को दे दे और उनके पास जो भी खजाना हीरे मोती जवाहरात है वो मुगलों को दे दे। और दूसरा ये था कि उन मुगल गद्दारों का नाम उजागर करे जो मुगल दरबार के अधिकारी थे। कहने का मतलब था कि उस मुगल दरबारियों का नाम बताइए जो कि आपको आकर के मेरी सूचना देता है। और तीसरा ये चीज था कि इस्लाम कबूल करो। तो संभाजी और कवि कलश इस दोनों में से कोई भी तीनों में से कोई भी शर्तें नहीं मानी। इस वजह से उनके साथ इतनी सारी यातनाएं घटित हुई। जैसे कि मुगल सैनिकों ने धीरे धीरे चिमटी से उसकी सभी नाखूनें उखाड़ दिया। सारे नाखून निकाल देने के बाद एक एक करके उनकी उंगलियां काटने लगे। सबसे पहले नाखून उखाड़ा, फिर उंगलियां काटने लगा। असहनीय दर्द होने के बावजूद औरंगजेब जब भी कारावास आता था तो कुछ न कुछ बोलते और अत्याचार के बाद औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम अपनाने को कहते, लेकिन उन्होंने इस बार भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया करता था। औरंगजेब का हमेशा यही लक्ष्य था कि किसी न किसी तरह इनको इस्लाम को कबूल करना है बस। तो संभाजी और कवि कलश कभी मानने के लिए तैयार नहीं हुए इस चीज को, क्योंकि जो लोग सच्चे वीर है ना वो अपने सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करते। एक दिन गुस्से में औरंगजेब ने उनकी जीभ काटने का हुक्म दे दिया। ठीक है। तो कुछ दिन बाद उनको जीभ काट दिया गया, फिर उनकी त्वचा छील दी गई, चमड़ी जो है इसको चमड़ा छील दिया गया शरीर के। उसके बाद गर्म सलाखों के में उनकी आंखें निकाल दी। गर्म सलाखें गर्म करके लोहे उनकी आंखों में डाल दिया। फिर एक एक करके उसके हाथ काट दिए गए। यहाँ पे देखिए, कुछ दिन बाद एक एक करके उनके हाथ काट दिए गए। फिर लास्ट में उनका सर भी काट दिया गया, एक विशेष हथियार से उनका सर काट दिया गया। सभी सब के सभी टुकड़ों को तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया। इतनी अमानवीय व्यवहार करने के बावजूद ये लोग कभी उनके सामने झुके नहीं।
और कवि कलश को भी कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि उनका सलाहकार थे और ये हमेशा उनको साथ दिए, मरने मरते दम तक अपने वचन को ना टाले और हमेशा संभाजी के साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहे। लास्ट में उन्हें संभाजी को धर्मवीर की उपाधि देना पड़ा। तो ये थे संभाजी।